अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट की स्कूल बसों के फिटनेस पर तवज्जो। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने तालीमी इदारों को बसों के लिए क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। रेवंत सरकार के 32,000 मुलाजमतों को पुर करने के दावे पर KTR की तनकीद। कहा, रेवंत सरकार ने सिर्फ तकर्रुरी के कागजात दिए हैं, वो KCR हैं जिसने 32,000 मुलाजमतों को पुर करने के इक़दामात किए थे। मेडिकल कॉलेजों में कन्वेनर कोटा की 100% सीटें तेलंगाना के तुलबा को हो दस्तियाब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव का रियासती हुकूमत से मुतालबा। एक और BRS लीडर पर कांग्रेस लीडर की जानिब से मुबैना हमले की खबर। ताज़ा मामले में रामायमपेट के BRS सदर व काउंसलर नागारजू पर हुआ हमला। हरीश राव ने हमले के जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। उप्पल स्टेडियम में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंत राव ने किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में हज हाउस नामपल्ली से कल रात 1 और आज सुबह 1 आज़मीन हज के इस तरह 2 काफिलों की रवानगी अमल में आई। इस मौके पर उलमाए कराम व दीगर ने आज़मीन हज की खुसूसी बसों को हरी झंडी दिखाकर शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस दौरान स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल, कांग्रेस लीडर मल्लू रवि, हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। बता दें कि आज तक 11,062 आज़मीन हज हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होकर सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। मौसम गर्मा उरूज पर है। कई लोग फलाही काम के तहत वाटर कैंप्स लगाते हैं, लेकिन टोली चौकी के रहने वाले सैयद जमील जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, खिदमत खल्क का जज्बा रखते हुए मौसम गर्मा में अपने ऑटो में ठंडा पानी रखते हुए जगह जगह अवामुन्नास को ठंडा मुफ्त पानी पिलाने का काम करते हैं। BBN के नुमाइंदे सैयद खिजर ने हज हाउस नामपल्ली के पास उनसे बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। 2023-15 मार्च। कब से? क्या नाम आपका? सैयद जमील। कहाँ के रहने वाले आप? टोली चौकी हकीमपेट। तो ये पूरा मतलब दिन तमाम ये क्या है? रुपका लेकर 4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह यही करता हूँ दिन भर। रुपका लेकर पूरे 4 महीने दिन भर यही करता हूँ, रात में कारोबार करता हूँ। उसके बाद 8 महीने बारिश और ठंडकाले में कारोबार करते हुए पानी पिलाकर उस्मानिया गांधी नीलोफर TB हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद, जुबली बस स्टैंड, लुम्बिनी पार्क, NTR पार्क, काशीगुड़ा, नामपल्ली। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान चंद दिनों में स्कूलों के आगाज़ के पेश नज़र स्कूल बसों की फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो फिटनेस को चेक कर रही हैं। बताया गया है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में महकमे ट्रांसपोर्ट के तहत 11,854 तालीमी इदारों की बसें हैं, जिनमें से अब तक 4,500 तालीमी इदारों की बसों के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। उनमें से 20% बसें गैर फिट पाई गई क्योंकि वो क़वायद की खिलाफ थीं। हुक्काम का कहना है कि तालीमी इदारों की बसों को क़वानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। तालीमी इदारों के मालिकीन को हिदायत दी गई है कि वो बच्चों की हिफाजत में कोताही ना बरतें। खम्मम, नलगुंडा, वरंगल ग्रेजुएट MLC ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम आज ख़त्म हो गई है और इसके लिए परसों यानी 27 में पीर के रोज़ पोलिंग की जाएगी, जिसके लिए 400 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। 4,62,806 ग्रेजुएट वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम के ख़त्म होने से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज CPI CPM तेलंगाना जनरल समिति के कायदीन से मुलाकात की। इस दौरान इंतखाबी मुहिम के पैटर्न पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में प्रोफेसर कुंदंडाराम, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव, MLA के सांबा शिवाराव, J रंगारेड्डी, S वीरैया, MLC महेश कुमार गौड़, मल्लू रवि, CM के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी, बोंतु राम मोहन और दीगर मौजूद थे।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने रेवंत सरकार के उस दावे को तनकीद का निशाना बनाया जिसमें कांग्रेस हुकूमत ने कहा है कि उसने रियासत में इख्तियार में आने के बाद 32,000 मुलाजमतों को पुर किया है। केटीआर ने इससे मुताल्लिक़ तफसीलात पर वजाहत करते हुए कहा कि रेवंत सरकार ने इन मुलाजमतों के लिए सिर्फ तकर्रूरी के कागजात दिए हैं, जबकि केसीआर ने 32,517 मुलाजमतों को पुर करने के लिए నోటిఫికేషన్ జారీ करते हुए इम्तिहानात मुनक्किद किए थे। ఇక్కడ విడ్డూరం అనిపించేది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక రేవంత్ రెడ్డి గారు 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినానని ఊదరగొడుతున్నాడు। వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూడా వాళ్ళ అభ్యర్థులు వాళ్ళ నాయకులు కూడా నిస్సిగ్గుగా అదే అబద్ధాన్ని వల్లవేస్తూ ఉన్నారు। నేను మిత్రులందరినీ కోరేది ఏమంటే కాంగ్రెస్ మిత్రుల్ని కోరుతా ఉన్నా, మీరు 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన మాట వాస్తవమే అయితే ఏ తారీఖు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినారు, ఏ తేదీన నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినారు, ఏ తేదీన రాత పరీక్ష పెట్టినారు, ఎప్పుడు మరి పరీక్షలు పూర్తయినాయి, ఎప్పుడు మరి అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు వచ్చినాయో ఒక్కసారి తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు చెప్పాలని చెప్పి నేను వారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। ఇక వారు చెప్పరు కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను। ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన 32,000 ఉద్యోగాలని చెప్పి ఏదైతే పచ్చి అబద్ధం చెప్తున్నాడో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉంటూ కూడా తెలంగాణ యువతను ఇవాళ అమాయకులు వీళ్ళకి తెలివి లేదనుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు రేవంత్ రెడ్డి గారు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడో ఆ విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి దుర్మార్గాన్ని బట్టబయలు చేసే ఇది ఉద్యోగుల ఆయన చెప్పిన ఉద్యోగాలు ఆయన ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు అని చెప్పుకుంటున్న వాటికి పరీక్షలు ఎప్పుడు జరిగినాయి, ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో నేను చెప్తాను మీకు। గురుకులాల్లో టీజీటీ అదేవిధంగా పీజీటీ 9,210 ఇది పోస్టులు మొత్తం ఆనాడు మరి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏప్రిల్ 2023లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది కేసీఆర్ గవర్నమెంట్। పరీక్షలు నిర్వహించింది ఆగస్టు 2023లో కేసీఆర్ గవర్నమెంట్। కానీ ఫలితాలు విడుదలైంది ఫిబ్రవరి 2024లో రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఫలితాలు విడుదలైనాయి। అంటే ఈ పోస్టులను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకోవడం అనేది నిజంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి యొక్క రాజకీయ దివాలా కోరుతనానికి వివరాలు ఇది నేను మీకు అందజేస్తాను। 32,517 ఈ లెక్క ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా మీకంటే కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 1,60,083 ఉద్యోగాల భర్తీ పూర్తి చేసినాం, పత్రాలు ఇచ్చినాం, వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు జీతాలు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు। వాటితో పాటు ఈ 32,517 ఉద్యోగాలు కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చినాయి। అంటే మొత్తం కలిపితే 1,92,600 పైచిలకు ఉద్యోగాలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలోనే భర్తీ పూర్తయినాయి। ఇది కాకుండా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది ఇంకొక మాట, మీకు ఏమైనా అనుమానం ఉంటే ఏ డిపార్ట్మెంటు ఏందని మొత్తం వివరాలు ఉన్నాయి। ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంత పూర్తయింది, టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా ఎంత, టీఎస్ఎల్పిఆర్బి ద్వారా ఎంత, అదేవిధంగా రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ల ద్వారా ఎంత, మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా ఎంత, డిఎస్సి ద్వారా ఎంత, మొత్తం అన్ని వివరాలు ఉన్నాయి। నేను సోషల్ మీడియాలో కూడా పెడతాను, మీకు కూడా కాపీస్ ఇస్తాను, దయచేసి చూసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। साबिक वजीर व सिद्दीपेट से बीआरएस एमएलए हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना रियासत के 10 साल मुकम्मल होने के तनाज़ुर में मेडिकल एजुकेशन में दाखिलों के सिलसिले में मुकामियत के मसले को वाज़े करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम करने चाहिए कि मेडिकल कॉलेजों में कन्वेनर कोटे की 100% सीटें तेलंगाना के तलबा को दस्तियाब हों। हरीश राव ने कहा कि जून के तीसरे हफ्ते में दाखिलों का अमल शुरू होने के पेश नज़र हुकूमत फौरी जवाब दे और वजाहत के अहकाम जारी करे। बसूरत दीगर तेलंगाना के तलबा मेडिकल की तालीम हासिल करने का मौका संजीदगी से खो देंगे। करीमनगर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने हफ्ते को नलगुंडा ज़िले बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात की और कहा कि महकमे सिविल सप्लाईज में सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरों ने चावल मिलों के साथ मिली भगत की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हज़ारों करोड़ रुपए दिल्ली भेजे जा रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि उन्हें उत्तम कुमार रेड्डी पर भरोसा है लेकिन वो सख्त इक़दाम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने राइस मिलर्स से किस लीडर को कितना गया है इससे मुतालिक इंक्वायरी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत मुखलिस है तो इस महकमे में होने वाली बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी की सिटिंग जज से तहक़ीक़ात करवाए। उन्होंने सवाल किया कि महकमे सिविल सप्लाईज खसारे में क्यों हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने दावा किया कि रियासती एक्साइज मिनिस्टर व कोल्हापुर एमएलए जुबली कृष्णा राव तशद्दुद की सियासत कर रहे हैं। आरएस प्रवीण ने कोल्हापुर के साबिक एमएलए हर्षवर्धन रेड्डी के साथ तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात के नताइज के दिन जुबली के पैरोकारों ने हर्षवर्धन रेड्डी की कार की खिड़कियों को तोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने दीगर वाक़यात का जिक्र करते हुए कांग्रेस कायदीन कारकुनान की जानिब से बीआरएस कायदीन कारकुनान पर किए गए हमलों पर रोशनी डाली। आरएस प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस जुबली कृष्णा राव के कहने के मुताबिक काम कर रही है। డిసెంబర్ 3వ తారీఖు 2023 నుంచే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని గ్రామాలు కౌంటింగ్ అయిన రోజునే కౌంటింగ్ ఒకవైపు జరుగుతుంది. హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారి మనుషుల కార్లను మొత్తం కూడా ధ్వంసం చేయడం. అదేవిధంగా గంట్రాపల్లిలో బీఆర్ఎస్ లీడర్ మల్లేష్ యాదవ్ అని ఒక ఆర్మీ జవాన్ అండి, అతన్ని ఘోరంగా మర్డర్ చేశారు. మరి కేటీఆర్ గారు కూడా ఆ రోజు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా ఆయన శవయాత్రలో పాల్గొన్నారు. కనీసం ఆర్మీ జవాను, దేశాన్ని రక్షించే ఆర్మీ జవాను ప్రాణాలకు కూడా, వాలంటరీగా రిటైర్ అయిన ఆర్మీ జవాను ప్రాణాలకు కూడా రక్షణ లేని పరిస్థితి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో. అదేవిధంగా పాన్గల్ ఎంపీపీ శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని ఆయనను అటాక్ చేశారని మీద డీజిల్ పోసారు. అదేవిధంగా మరి జొన్నలబొగుడ అనే గ్రామంలో సర్పంచ్ రవినాయక్ ఇంటిని దాడి చేశారు. అదేవిధంగా సాదాపూర్ గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ లీడర్ గుజ్జుల పరమేష్ అనే వ్యక్తి ఇంటిని అటాక్ చేశారు. అదేవిధంగా అటాక్ చేయడమే కాదు, వాళ్ళ బ్రదర్కు పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం వస్తే వీడికి ఉద్యోగం రాకూడదని, మంత్రి ఆదేశాలతోనే ఉద్యోగం రాకూడదని చెప్పి ఆయన పేరు కూడా ఎఫ్ఐఆర్లో ఇరికించారు. అసలు ఇదేనా ప్రజాపాలన అంటే? ఇది ప్రజాపాలన కాదు, ప్రజల మీద కక్షతోని చేస్తున్న ప్రతీకార పాలన అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్పాల్సి వస్తున్నది. అదేవిధంగా చిన్న కారుపాముల నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన సంఘటన దళిత యువకుల మీద దాడి. అంతకన్నా ముందు నేను హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు జగదీష్ రెడ్డి అనే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త తన పొలంలో భార్య భర్తలు ఇద్దరు పొలంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటుంటే ఉదయం 6 గంటలకే పోయి ఘోరంగా దాడి చేశారు. అక్కడుండే మరి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్, ఆయన అనుచరులు, జూపల్లి కృష్ణారావు గారి మనుషులు వాళ్ళ భార్యపై కూడా అటాక్ చేసిండ్రు. అటాక్ చేస్తే ఆయనకు పడలేదని, వాళ్ళకు ఓట్లు వేయలేదని చెప్పేసి ఒక చిన్న తగాదలో बुलडोजर పెట్టి ఒక పాస్టర్ ఇల్లు కూలగొట్టిన। एक और बीआरएस लीडर पर कांग्रेस लीडर की जानिब से मुबैना हमले की खबर सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के पोचमला गणेश नामी शख्स ने मुबैना तौर पर पेट्रोल डालते हुए मेदक जिले के रामायमपेट के बीआरएस सदर व काउंसलर जी नागाराजू पर हमला किया, जिस पर बीआरएस के दीगर कायदीन ने फौरी तौर पर नागाराजू को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कामारेड्डी के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान साबिक वजीर व सिद्दीपेट बीआरएस एमएलए हरीश राव ने नागाराजू पर हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के हमलों को वहशियाना कार्रवाई करार देते हुए इस पर एतराज़ किया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान तशद्दुद और धमकियां रोज़ का मामूल बन गई हैं। उन्होंने हमले के जिम्मेदारों की निशानदेही करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। बीआरएस लीडर गादरी किशोर कुमार ने कहा है कि नए तैनात किए गए 7,000 नर्सों को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब ये नर्सें हुक्काम से तनख्वाहों का मुतालबा करते हैं तो हुक्काम की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से तैनाती के सिलसिले में उन्हें कोई हुक्म नहीं मिला है। 7,000 మంది ఎవరైతే నర్సెస్గా అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా 3 నెలలకెళ్ళి మాకు జీతాలు వస్తలేవు, మా పరిస్థితి చెప్పండి అని చెప్పేసి డిఎంఈ కాడికి పోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ వాణి ఎవరో ఉన్నారు, బహుశా మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి ఉత్తర్వు రాలేదు, మీరు నియామకం జరిగినట్టు, కాబట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు వచ్చిన తర్వాత క్లారిటీ మేము ఇస్తామని మాట్లాడుతున్నారు. ఈయనేమో 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు, సంకలు గుద్దుకుంటుండు. 3 నెలలకెళ్ళి మాకు జీతాలే దిక్కులేవు, అసలు మమ్మల్ని అపాయింట్ చేసుకున్నట్ట చెప్పండి అని చెప్పేసి వాళ్ళైనా డిఎంఈ కాడ పంచాయతీ చేసే పరిస్థితి। 7,000 नर्सों को तनख्वाहों की अदम अदायगी के मामले पर कांग्रेस एमएलसी बालूमूरी वेंकट ने कहा है कि यह सच है कि 7,000 नर्सिंग ऑफिसर्स को 4 माह की तनख्वाहें बाकी हैं। ताहम उन्होंने तयखुन दिया कि जल्दी ही तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी। ఈ సాలరీస్ ఏవైతున్నాయో ఉన్నవి ఏవైతే సరే 1-2 మంత్స్ ఏదైతే సంబంధించి 3 నెలలు పెండింగ్ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో 100% వాటన్నిటిని కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది।
దానికి సంబంధించి సంపూర్ణంగా కూడా ఏదైతే సంబంధించి ఈ రోజు 1వ తారీఖు సంబంధించి ఉద్యోగులందరూ కూడా జీతాలు పడుతున్నాయి 5వ తారీఖు లోపల ఆ సంబంధించి 1-2 ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి కూడా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకొని తప్పని सनराइजर्स हैदराबाद की मैच जीतकर आईपीएल के फाइनल में पहुंचने पर कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि राजीव गांधी स्टेडियम में मैच खेले जाने की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल में पहुंची है। वी हनुमंत राव ने इस मौके पर उप्पल स्टेडियम में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने का मुतालबा भी किया। హైదరాబాద్ క్రికెట్ టీం కూడా ఫైనల్స్కి వచ్చింది అంటే రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంలో ఆడి వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఇవాళ ఫైనల్కి వచ్చింది। విగ్రహం ఏడబెడతాను రామునికి సీత ఏమైంది ఉప్పల్ స్టేడియమేనా బాబు ఉప్పల్ స్టేడియంలోనే పెడతాం ఆడ పెడితేనే దాని ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే స్టేడియం పేరు ఉన్నది కానీ రాజీవ్ గాంధీ లేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా అక్కడనే పెడతాం। शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा कृष्णा नगर में वाक़ कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम के लिए एक अपनी अलग पहचान रखता है। इस स्कूल के करस्पॉन्डेंट मुफ्ती मोहम्मद बिन तैयब से बीबीएन के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद ने बात की, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूलों की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, ख़ास तौर से हैदराबाद में तो माशाल्लाह इस्लामिक स्कूल भी बहुत सारे हैं। दूसरे शहरों और दूसरे सूबों के मुकाबले में हमारे हैदराबाद दक्कन में देखने में आता है कि यहाँ दीनी शाऊर है लोगों को, इसलिए जहाँ पर वो लोग तालीम की फ़िक्र करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की, दुनियावी तालीम में भी दीनी तालीम में भी वो लोग इस्लामिक स्कूल और इस्लामिक माहौल इस्लामिक मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ हमारे पास इसके साथ मज़ीद कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन में माहिर बने उसी तरीके साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन में भी माहिर बने। आमतौर पे ये होता है कि स्कूलों में इस्लामिक माहौल दे दिया जाता है, नमाज़ों का अहतमाम होता है, कुर्ता पजामा बच्चे पहन लेते हैं, दूसरी गंदगियों से बचाने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे इन तमाम के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी बन जाए। तो सब हाफिज़ कुरान जैसा कि मतलब अगर यहाँ पर कोई बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कौन सी क्लास में एडमिशन लेते हैं फिर और इनका हिफ्स ये मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हिफ्स कितने साल में कंप्लीट होता है? जी आम तौर पर हमारे पास 5th क्लास तक हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का कायदा और नाजरा मुकम्मल हो जाए। हिफ्स के लिए 3 मरहले होते हैं, कायदा पढ़ा जाता है नूरानी कायदा, उसके बाद फिर नाजरा कुरान शरीफ देख के तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर हिफ्स शुरू करते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास 1st, 2nd, 5वीं क्लास में आ जाते हैं उनको हम लोग 5th क्लास तक नाजरा मुकम्मल करवा के 6th, 7th में कोशिश कर रहे हैं उनका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो जाए। आदिलाबाद में मौसम गर्मा अपने उरूज पर है। हालांकि हाल ही में ज़िले आदिलाबाद में बेवक्त बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन 3-4 दिनों से धूप की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। सुबह 9 बजे के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से खौफ खा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ही बाहर निकल रहे हैं। धूप और गर्मी की शिद्दत से सुकून हासिल करने और पानी की कमी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात और नारियल पानी का सहारा लिया जा रहा है। शहर मुस्तखर आदिलाबाद के आरफा गार्डन में एक रोज़ा मेडिकल कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसमें यूपी के मशहूर मारूफ हकीम माहिर नब्बास डॉक्टर शमशीर आलम गफरानी ने अपनी टीम के साथ शिरकत करते हुए मरीज़ों की तशखीस की। वाज़ेह रहे कि हकीम साहब नब्ज़ देखकर बीमारी पहचान लेने और ठोस इलाज के लिए जाने जाते हैं। इस कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। जो हजरात यहाँ से दवा ले गए, मेरी एक दरख्वास्त उन तमाम हजरात से है कि जो दवा लेकर गए हैं वो दवा खा लें। अगर दवा खा ली तो इंशाल्लाह रिजल्ट 100% आ जाएगा। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो हर डब्बे के ऊपर हमारा कंपनी का नंबर है। 24 घंटे में जब भी आप फ़ोन करेंगे फ़ौरन आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। लेकिन दवा खाएं, कोई परेशानी हो तो हमें बताएं। बस हमारी ये दरख्वास्त है कि दारैन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर काम कर रही है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा तमाम परेशानी से बच जाए और पैसा जो डॉक्टरों के पास जा रहा है उससे बच जाए कम से कम, और गलत जगह पैसा आप लोगों का खर्च ना हो। सही इलाज चाहे वो डॉक्टरी के अंदर वहाँ मिल जाए, के अंदर वहाँ मिल जाए, लेकिन मरीज़ का सही इलाज हो जाए, इसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह खूब काम कर रहे हैं।
आरमूर के नेशनल हाईवे 63 पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 लॉरियों में तसादुम के बाद एक लॉरी मुकम्मल तौर पर जल गई। बताया जा रहा है कि गुजरात से विशाखापट्टनम जाने वाली लॉरी और करीमनगर से निजामाबाद जाने वाली लॉरी एक दूसरे से टकरा गई और इसके साथ ही एक लॉरी शोलापोश हो गई। इस हादसे में 3 शख्स शदीद ज़ख्मी हो गए। मुकामी अवाम ने ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के ज़रिए दवाखाना मुंतकिल करवाया। फायर इंजन ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने ट्रैफिक को क्लियर करने के बाद एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट की स्कूल बसों के फिटनेस पर तवज्जो। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने तालीमी इदारों को बसों के लिए क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। रेवंत सरकार के 32,000 मुलाजमतों को पुर करने के दावे पर KTR की तनकीद। कहा, रेवंत सरकार ने सिर्फ तकर्रुरी के कागजात दिए हैं, वो KCR हैं जिसने 32,000 मुलाजमतों को पुर करने के इक़दामात किए थे। मेडिकल कॉलेजों में कन्वेनर कोटा की 100% सीटें तेलंगाना के तुलबा को हो दस्तियाब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव का रियासती हुकूमत से मुतालबा। एक और BRS लीडर पर कांग्रेस लीडर की जानिब से मुबैना हमले की खबर। ताज़ा मामले में रामायमपेट के BRS सदर व काउंसलर नागारजू पर हुआ हमला। हरीश राव ने हमले के जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। उप्पल स्टेडियम में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंत राव ने किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।